चल यहाँ ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स। सिविक्स बोले तो नागरिक शास्त्र, यानी इसको पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं। लोकतंत्र का चुनौतियाँ, लोकतंत्र का ये अंतिम चैप्टर है, ठीक है ना। और इसमें एक ठोर तुम लोग को पूछता है, नगर निगम के बारे में पूछता है और पंचायती राज के बारे में पूछता है, तो भी पूछ बोलेगा तो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बता देना चाहता है कि हिस्ट्री पूरा समाप्त हो गया है और इकोनॉमिक्स से पूरा समाप्त हो गया है, ये आज समाप्त हो जाएगा सिविक्स। और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 तक समाप्त हो गया, तो सिर्फ बचेगा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी चलेगा। मैथ भी पूरा समाप्त है, मैथ तुम लोग को पूरा पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। और साइंस भी पूरा पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर करवा के पढ़ा दिए, उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो साइंस भी पूरा समाप्त है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी का जितना भी VVI उत्तरीय प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव तो सबके करवाए दिए हैं। हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, हिंदी का, संस्कृत का और साइंस का, सबका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है। और सबका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए। ऑब्जेक्टिव तुम लोग जरूर देख लेना और सब्जेक्टिव जरूर देख लेना। ऑब्जेक्टिव उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। A to Z ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा। साइंस में तीन वीडियो बनाए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सब ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा। और सोशल साइंस में 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। 2 वीडियो में अभी तो जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया सब खत्म हो गया। हिंदी में 1 बनाए हैं, संस्कृत में 1 बनाए, बस उतना ही पढ़ लेना, सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सब वीडियो मेरा कैसे मिलेगा, तो तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करना, प्ले लिस्ट में जाकर खोजना, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएगा, सबका प्ले लिस्ट बना ले। मैथ का प्ले लिस्ट बना ले, उसमें मैथ का पूरा आ जाएगा। साइंस का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग बना ले। उसी प्रकार इसका सोशल साइंस का सबका अलग अलग बना हुआ प्ले लिस्ट, ठीक है ना। फिर लिखा होगा मॉडल सेट 2022, उसमें जाएगा तो मॉडल सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर लिखा होगा VVI ऑब्जेक्टिव 2022, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का उस पर क्लिक करें, सब सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो उस सब में जाकर तुम लोग देख सकता है, ठीक है। और अभी तक 2 चैनल जो बताते थे जगदीप बोलो, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। एक जिक्के GS मस्ती। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लोकतंत्र में चुनौती या लोकतंत्र की चुनौतियाँ, क्या। तो पहले समझते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तुम लोकतंत्र जानता है? लोकतंत्र के बारे में बार-बार क्वेश्चन पूछता है। लोकतंत्र को इंग्लिश से बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था, लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था कौन? तो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन दिया था ना। तो अब्राहम लिंकन क्या कहा था? लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा कौन दिया था? तो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था। तुम लोग को लोकतंत्र की परिभाषा हम बार-बार बताते हैं, लेकिन तुम लोग ले भूल जाता है, ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन क्या कहा था? तो कहा था कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये लोकतंत्र जनता का है और जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है ना। चुनते हैं ना, नेता चुनते हैं ना, तो जनता के द्वारा। और जो नेता चुन के जाएगा, जो नेता चुन के वो जनता के लिए शासन करेगा, जनता के लिए शासन करेगा, ठीक है ना। तो पहले हम यही समझते हैं। तो क्या बोलेंगे लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र जनता का, यानी जनता का आदमी जाता है, जनता चुन के बैठता है और जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जनता का है, जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी जनता के द्वारा, जनता के, और जनता के लिए शासन करेगा। ये नहीं कि अपना लिए शासन करेगा, लेकिन इसका करता अपने लिए, जनता के लिए कम करता है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन। किसने कहा? अब्राहम लिंकन। ये सब याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट 2 नंबर का आ जाएगा कि लोकतंत्र क्या है, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा? तो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था, 16 नंबर के राष्ट्रपति, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति। समझा तुम लोग? इससे जो चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं, सब्जेक्टिव भी बनता है और इससे सब्जेक्टिव यानी 5 मल्ला भी क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत के लोकतंत्र की चुनौतियां को लिखो, या बिहार में लोकतंत्र में क्या चुनौतियां हैं, ये सब पूछ देगा तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले समझते हैं चुनौती किससे कहते हैं, ठीक है ना। चुनौती क्या बोल रहे हैं? और तुम लोग चुनौती ना समझ लेना, जो खनिया खाते हैं चुनौतियाँ ना समझ लेना कि खनिया खाते हैं उसको चुनौती बोलते हैं, जिसमें खनिया रखते हैं। चुनौती मतलब क्या होता है? चुनौती मतलब होता है चैलेंज। क्या होता है? ना बोलते कि ये चैलेंज है, ठीक है ना। तो चुनौती में तो क्या बोलेंगे? चैलेंज। क्या बोलेंगे? कुछ चैलेंज तुम कर लिया कि हमको ये हासिल करना है, तो क्या है? चुनौती है। क्या है? यानी वो तुम्हारा चैलेंज है। क्या है? बोले मान लो कि चैलेंज कर लिया कि हमको बिहार टॉपर बनना है, तो क्या है? तुम्हारा चुनौती यानी चैलेंज है। क्या है? चैलेंज कर लिया कि 450 प्लस नंबर लाना है, तो क्या है? तुम्हारा चुनौती है। क्या है? तो चैलेंज हमेशा क्या होता है? मुश्किल। अरे मुश्किल नहीं होता है, आसान, कुछ आसान चैलेंज होगा। बोलेगा हमको फेल हो जाना है, तो चुनौती हुआ, हाँ, ये तो ऐसे फेल हो जाएगा, फेल होना कोई बड़ा बात है। तो चुनौती क्या होता है? मुश्किल। क्या होता है? तो चुनौती हम किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वे सारी मुश्किलें, वे सारी मुश्किलें, ठीक है ना। वे सारी मुश्किलें जो महत्वपूर्ण हो, जो क्या हो, अब महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो चैलेंज रहेगा। अब तुम बोलेगा फेल हो जाना, तो फेल हो जाना महत्वपूर्ण है, तो कुछ चैलेंज हो तो ऐसे फेल हो जाएगा, नहीं लिख के आएगा तो फेल हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना तो घर में बैठ जाए फेल हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो वे सारी मुश्किलें जो महत्वपूर्ण हो, और जिस पर आप बता
महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको हासिल भी किया जा सकता है, मेहनत के दर पर हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई चाहेगा हमको तो बिहार टॉपर बनना है या 650 प्लस नंबर लाना है या हमको ये बनना है, तो जो बनना चाहेगा अपना सफलता का हासिल कर सकता है ना, मेहनत के दम पर, किसके दम पर। तो वे सारी मुश्किलें जो महत्वपूर्ण है और जिस पर सफलता हासिल किया जा सकता है, 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 वे चुनौती कहलाता है। क्या कहलाता है? वे चुनौती यानी चैलेंज, चुनौती यानी, तो वे चुनौती कहलाता है। हम लोग को यहाँ पढ़ना है क्या चीज़ का चुनौती, तो हमको पढ़ना है लोकतंत्र की क्या क्या चुनौती है, लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती है, लोकतंत्र में क्या क्या चैलेंज है, लोकतंत्र को और अच्छा बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए हमको क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं विश्व के लोकतंत्र में कितना चुनौती है, ठीक है ना। तो पहले एक तो मतलब महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि मतलब ऊपर क्या चुनौतियाँ हैं, उसका फिर भारत के अंदर घुस के पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के हम लोग तो भारत के अंदर पढ़ेंगे। फिर बिहार में क्या चुनौती है, तो बिहार को हम साथ साथ बताते चल जाएंगे, भारत में जो बताएंगे, ठीक है ना। जो भारत में वही बिहार में है, बिहार में कुछ अलग फिर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या देखेंगे, विश्व के लोकतांत्रिक विश्व के लोकतांत्रिक देश का चुनौतियाँ, विश्व का लोकतांत्रिक देश का चुनौतियाँ। तो देखें यहाँ पर विश्व के लोकतांत्रिक देश का 3 चुनौतियाँ याद रखना, कितना चुनौती याद रखना, ठीक है ना। लोकतंत्र का चुनौतियाँ कहाँ पर, विश्व में, कहाँ पर, यानी विश्व के अधिक सभी देश में, ठीक है ना। तो पहला याद रखना क्या, मौलिक आधार बनाने का चुनौती, मौलिक आधार बनाने का, यानी एक ऐसा आधार बना दो, लोकतंत्र का एक ऐसा आधार बना दो जिससे लोकतंत्र का खतरा ना हो, यानी मौलिक आधार बनाने की चुनौती। मौलिक आधार बनाने का, तो मौलिक आधार, किसका मौलिक आधार, तो लोकतंत्र का मौलिक आधार। तो मौलिक आधार बनाने का चुनौती, मौलिक आधार बनाने का चुनौती, ठीक है ना। दूसरा, विस्तार की चुनौती, यानी किसका विस्तार की चुनौती, तो लोकतंत्र का विस्तार, लोकतंत्र का, यानी लोकतंत्र को और कैसे विस्तार करें। मान लो अभी लोकतंत्र लागू हुआ ना, तो उसको लोकतंत्र को और व्यापक कैसे बनाए और अच्छा कैसे बनाए और विस्तार कैसे करें कि इस पर मतलब राजतंत्र कब्जा नहीं कर ले, ठीक है ना। तो विस्तार की चुनौती किसका, संविधान बनता है तो संविधान में क्या, तो पावर देता है, क्या है, तो विस्तार का चुनौती, विस्तार का किसका, ठीक है ना, किसका चुनौती, विस्तार का चुनौती। और उसका तीसरा चुनौती जो है वो है लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। क्या बनाना है, लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाना है कि नेता होता जो इसको मतलब इसका जो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, और कोई लोग आगे चल कर लोकतंत्र को राजतंत्र में नहीं बदल देना, लोकतंत्र को मजबूत बना देना। क्या बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का। म्यांमार में क्या था, लोकतंत्र था लेकिन सेना वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ, लोकतंत्र खत्म हो गया, ठीक है ना। तो वही मतलब कोई कब्जा नहीं कर ले, यानी लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाने को कब्जा नहीं कर ले, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का। तो लोकतंत्र को अफगानिस्तान में भी क्या हुआ, वहाँ पर लोकतंत्र था लेकिन वहाँ पर फिर आया तालिबान आतंकवाद कहलाता है, वो भी शासन कर लिया, तो वहाँ पर लोकतंत्र खत्म पहुँच गया, मजबूत नहीं था ना, खत्म पहुँच गया। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने का चुनौती, लोकतंत्र का मजबूत बनाने का चुनौती, बनाने का, ये पूरा विश्व का चुनौती है। क्या समझा तुम लोग, जिसमें भारत का तो मौलिक आधार बना हुआ है, भारत का लोकतंत्र का मौलिक आधार बना हुआ है, क्या संविधान बना हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, तो आधार बना हुआ है ना। तो भारत में ये 2 चुनौती है, कौन है, भारत का एगो ये है, एक ठो ये है, लेकिन भारत के अंदर और चुनौती आप पढ़ना है, अंदर घुस से क्या पढ़ना है, पूछेगा विश्व के लोकतंत्र का चुनौतियों को लिखे, तो क्या करेगा, 2 नंबर का आएगा तो 3 को लिख देना, नहीं लिख पाएगा, 2 नंबर का आएगा 3 को लिख देगा ना। अब देखेंगे भारत के अंदर, अब क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं भारत में लोकतंत्र का अन्य चुनौतियाँ, ये तो पूरा विश्व का देख लिए ना, पूरा वर्ल्ड का बात कर लिए, लेकिन भारत में लोकतंत्र का अन्य चुनौतियाँ देखेंगे। क्या देखेंगे, भारत में लोकतंत्र का अन्य चुनौतियाँ, ठीक है ना। ऐसे तो लोकतंत्र में और चुनौती है, विश्व में बोल सकते हैं आतंकवाद तो पूरा वर्ल्ड के लिए, आतंकवाद पूरा वर्ल्ड को खतरा पहुँचाता है, ठीक है ना। तो भारत में लोकतंत्र का अन्य चुनौतियाँ, भारत में लोकतंत्र का, तो यहाँ पे बोलेंगे आतंकवाद तो भारत के लिए हमेशा खतरा है, नहीं खतरा है, पाकिस्तान तरफ से हमेशा आतंकवाद हमला होते रहता है। पहले आतंकवाद किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, आतंकवाद किसे कहेंगे, जो क्या करेगा, जो हिंसा का सहारा लेगा, किसका सहारा लेगा, किसका सहारा लेगा, हिंसा का सहारा लेके, ठीक है ना, हिंसा का सहारा लेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे,
ठीक है, क्या बोलेंगे? जो हिंसा का सहारा लेता है, किसका लेता है? जो हिंसा, ठीक है ना, अपराध, और आतंकवादी ऐसा नहीं करता है, जो हिंसा, अपराध, अपहरण, ठीक है ना, अपहरण, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता है, आएगा जगह रेलवे पटरिया उड़ा देगा, हमारे समझ नुकसान नहीं पहुंचा। एक बार संसदें उड़ा दिया था, एक बार ताज होटल पर हमला हुआ था, उससे कौन हमला किया था? आतंकवादी ने किया था। तो जो हिंसा, अपराध, जो हिंसा, अपराध आदि का सहारा लेता हो, आदि का सहारा लेता हो तथा सरकारी संपत्तियां को नुकसान पहुंचाता हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, उसे क्या कहेंगे? आतंकवाद। क्या कहेंगे? और ये क्या करता है? ये ऐसा क्यों करता है? तो अपना मांग मनवाने के लिए नहीं बोलता है कि हमें कभी प्लेन को हाईजैक कर लेगा, नहीं कर लेता है, करता है ना, कभी प्लेन को हाईजैक कर लेता है, कभी हिंसा कर देता है, कभी हत्या कर देता है, कभी अपराध कर देता है, कभी अपहरण कर लेता है, कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्यों? अपना मांग मनवाने के लिए कि मेरा तो मोस्ट वांटेड जो जेल में बंद, उसको छोड़ो तो हम ही करेंगे, नहीं कोई मांग मनवाता है। मतलब फिल्म में भी देखा होगा ना, तो सब क्या आतंकवाद, क्या है? आतंकवाद है। क्यों करता है? तो अपना मांग मनवाने के लिए, अपना मांग मनवाने के लिए करता है, मनवाने के लिए। भारत में तो ये भी एक चुनौती है ना, चुनौती ना है। और यही हुआ था, क्या था? यही पर हुआ था, जैसे में लिखना है क्या था, जैसे में तुम लोग को एक बार संसद पर हमला हो गया। संसद समझता है? दिल्ली में जहाँ पर सब नेता लोग जाकर बैठता है, जो यहाँ से चुना जाएगा प्रधानमंत्री को, जहाँ बैठता है उसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद। और संसद में बैठने वाला को बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं उसको MP। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ। तो एक बार सांसद पर हमला कर दिया था आतंकवाद। कौन किया था? तो संसद पर हमला, संसद पर। तुम लोग ये नहीं जानता होगा तो ये तो जानता होगा जरूर कि 26/11 हमला हुआ था। 26/11 फिल्म भी बनल है। कहाँ? ताज होटल पर हमला नहीं हुआ था? ताज होटल पर हमला जो हुआ था, पता है? तो ताज होटल पर हमला जो हुआ था, ये भी क्या है? आतंकवाद ही किया था ना। आज 26/11 यानी 26 नवंबर को किया था, ठीक है। 26/11 इसका नाम है, फिल्म का नाम भी है 26/11, ठीक है। तो ताज होटल पर हमला, ठीक है। तो ये सब आतंकवाद करता है। कौन करता है? अभी अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर लिया, तो वो भी क्या? आतंकवाद संगठन है, ठीक है ना। तो आतंकवाद समझ गया। दूसरा देखेंगे नक्सलवाद। क्या देखेंगे? भारत में नक्सलवाद का भी समस्या है। आतंकवाद देखो दूसरा देश से आएगा, ठीक है ना, बॉर्डर के पार की समस्या है ना। भारत में आतंकवाद ना है, लेकिन पाकिस्तान को से घुसते रहता है, म्यांमार से भी घुसते रहता है। तो बॉर्डर का समस्या हो गया। लेकिन जो भारत के अंदर जो बदमाशी कर रहा है, ठीक है ना, भारत के लोगों ही, ठीक है, भारत के लोग हैं, ये तो आतंकवाद अगर दूसरा देश का हो गया। और भारत के लोग जो बदमाश कर रहे थे ना, भारत के लोग में कुछ होता है कि कुछ संगठन ऐसा बना लेता है, और भारत के लोग अगर बदमाशी करेगा उसको बोलेंगे नक्सलवाद। क्या बोलेंगे? भारत एक है लेकिन वो बन गया बदमाश। क्या बन गया? तो उसको बोलेंगे नक्सलवाद। क्या बोलेंगे? तो नक्सलवाद क्या करता है? तो लोकतंत्र व्यवस्था पर विश्वास नहीं बोलता है। होता है कि जिससे हम बोले उनके के शासन चले, यानी लोकतंत्र व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता है। तो नक्सलवाद क्या नहीं करता है? तो लोकतंत्र व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता है। ये सब हम लिखा रहे हैं, अभी 2 समस्या लिखा दिए। ये समस्या तो हवे किया, ये तो पूरा वर्ल्ड के लोग किया, जिसमें एक और 2 भारत के लिए भी था, और अन्य समस्या लिखा रहा है, अन्य चुनौती लिखा रहा है ना, जिसमें एक हो गया आतंकवाद, दूसरा क्या हो गया? नक्सलवाद। क्या हो गया? तो लोकतंत्र व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। नक्सलवाद बोलेगा जो है मेरा, जो हम जैसे हम बोले वैसे से चले, यानी लोकतंत्र पर व्यवस्था नहीं करता, ठीक है। नहीं बोलता कि मेरा शासन हो, कैसा शासन हो? मेरा शासन हो, जैसे हम चाहें वैसे हो। तो इसको बोलेंगे क्या? नक्सलवाद। क्या बोलेंगे? और ये भी हिंसा सहारा ले लेता है। कैसा सहारा ले लेता है? अभी मतलब कुछ घटना हो रहा है 5-6 महीना पहले, छत्तीसगढ़ में नक्सल बोल रहे हैं, तो भारत के लोग बदमाश था, ठीक है ना। और क्या कहता, अपना एक ग्रुप बना के लगभग 40-45 सैनिक को मार दिया था, ठीक है ना। तो क्या है? नक्सलवाद क्या है? तो हिंसा का सहारा लेता है। क्या लेता है? हिंसा का सहारा लेता है। क्या किसका सहारा लेता है? हिंसा तो समझ रहा है, मार काट, ठीक है ना। तो ये भी हिंसा का सहारा लेता है। किसका लेता है? हिंसा का सहारा लेता है। समझ तुम कहा गया। तीसरा होता है अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद तो समझ रहा है। कुछ नेता लोग ऐसा बन जाएगा जो बोलेगा क्या है कि जैसे कश्मीर, तो कश्मीर करने का है, कश्मीर को अलग करो, भारत से अलग देश बनाएंगे, तो क्या अलगाववाद है? क्या समझ तुम कह रहा है ना? अलगाववाद यानी कुछ लोग जो है भारत के अंदर क्या करेगा, अपना एगो क्षेत्र बना लेगा, संगठन बना लेगा, बोलेगा इसको भारत से अलग करो, इसको हम अलग देश बनाएंगे, इसको अलग सरकार चलाएंगे, बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अलगाववाद। क्या बोलते हैं? जैसे कश्मीर को तुम लोग जानवे करता है, तो कश्मीर में हमेशा चलते रहता है, तो क्या हुआ? अलगाववाद। क्या हुआ? समझ तुम कहा? तो अलगाववाद क्या बोलेंगे? अलगाववाद किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे
अपना हित की पूर्ति के लिए नेता लोग क्या कर सोचता है, अपना हित की पूर्ति के लिए सोचता है कि अलग करो, कि अलग देश हो जाएगा तो उस पर हम शासन करेंगे, किसी का अधिकार नहीं रहेगा, वहाँ प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे, राष्ट्रपति हम बन जाएंगे, अलग देश होगा तब न। तो अपना हित की पूर्ति के लिए, अपना हित की पूर्ति के लिए अलग क्षेत्र का मांग करना, अलग क्षेत्र का मांग करना, अलग क्षेत्र का मांग करना क्या कहलाता है, अलगाववाद कहलाता है। अलग क्षेत्र का मांग करना अलगाववाद कहलाता है। क्या कहलाता है, अलगाववाद कहलाता है, अलगाववाद कहलाता है। जैसे यहाँ पर कश्मीर की मांग, कश्मीर का ये भी क्या है, अलगाववाद का अथी कर रहा है, बढ़ावा दे रहा नहीं दे रहा है, तो बोलेंगे कश्मीर का मांग। क्या बोलेंगे, कश्मीर का मांग। और एक बार मांग उठा था किसका, तो पंजाब से बोला था, सिख लोग मतलब मांग उठाया था कि पंजाब से वो काट के खालिस्तान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ठीक है ना, तो वो भी मांग उठा था। कहाँ, तो पंजाब में खालिस्तान का मांग, पंजाब में सिखों द्वारा, पंजाब में पहले उठा था, अब तो ये दब गया, फिर अभी इसकी थी मतलब अभी जब किसान विद्रोह हो रहा था तो फिर ही थोड़ा मांग उठा था, ठीक है ना। तो पंजाब में सिखों द्वारा, पंजाब में सिखों द्वारा खालिस्तान का मांग, ठीक है ना। पंजाब से काट के एगो अलग देश बनाएंगे, खालिस्तान। क्या बनाएंगे, और उसको पाकिस्तान समर्थन देता था, तो पंजाब में सिखों द्वारा खालिस्तान का मांग, किसका मांग, ठीक है ना। तो इस पर इंदिरा गांधी जब इसका मांग बहुत जा रहा हुआ था तो इंदिरा गांधी इस पर एक्शन लिया था, ठीक है ना, तो फिर शांत हुआ। पंजाब में सिखों द्वारा खालिस्तान का मांग, ये चलिए ना है खालिस्तान का मांग, खालिस्तान का मांग, समझ तो लोग आ गया। तो वो क्या हो गया, नक्सलवाद हो गया, अथी आतंकवाद भी पढ़ लिए, नक्सलवाद भी पढ़ लिए, अलगाववाद भी पढ़ लिए ना। अब होता है क्षेत्रवाद। क्या होता है, एक होता है क्षेत्रवाद, रे बंदर यहाँ ध्यान देना, क्या होता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद मतलब समझ रहा है, जैसे कोई मतलब को अपना ही क्षेत्र को सबसे अच्छा, को अपना क्षेत्र विशेष को सबसे उत्तम मानना, सबसे श्रेष्ठ मानना, वो कहता है क्षेत्रवाद। क्या कहलाता है, ठीक है ना। अपना भाषा के आधार पर, अपना सांस्कृतिक आधार पर, अपना भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर अपना क्षेत्र को उच्च मानना, अपना क्षेत्र को उच्च मानना, क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद। क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। समझा तुम लोग। जैसे तुम लोग देखना कि बिहारी, तो बिहार के लोग जाता है महाराष्ट्र में जाता है ना, तो उतना इज्जत नहीं देता। मराठी लोग सोचता है कि हम ही लोग क्या है, श्रेष्ठ है, क्या है, हम ही लोग क्या है, श्रेष्ठ है, हम लोग का भाषा क्या है, श्रेष्ठ है, ठीक है ना। बिहारी को उतना इज्जत नहीं देता है, लेकिन पता ही नहीं कि महाराष्ट्र किस पर चल रहा है। तो बिहार लोग काम कर रहा है तो नहीं चल रहा है। लॉकडाउन में सब आ गए तो बिहार क्या थी, महाराष्ट्र क्या ठप हो गया था, ना हो गया था काम। तो वही क्षेत्रवाद का भावना का विकास। तो क्या होता है, तो क्षेत्रवाद किसे कहते थे, अपना भाषा एवं संस्कृति ये चलता है इधर क्या है, पानी पोछा नहीं था कि ला इधर कपड़े वाला ला छड़का ला। तो क्या बोल रहा है, जब कोई अपना भाषा एवं संस्कृति को, जब कोई अपना भाषा एवं संस्कृति को अन्य लोगों के भाषा एवं संस्कृति से श्रेष्ठ मानना लगे, तो क्षेत्रवाद का विकास होता है। किसका विकास होता है, अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानना लगे। क्या मानने लगे, श्रेष्ठ मानने लगे, तो किसका विकास होगा। हम ही लोग बोलने लगे बिहारी सबसे अच्छा है, बिहारी ऐसा कोई ना है, और श्रेष्ठ मान को से क्या करने लगे, और अन्य लोगों से घृणा करने लगे, तो किससे विकास होगा, क्षेत्रवाद का विकास होगा। जो क्या है, खतरा है लोकतंत्र के लिए। क्या है, तो लोकतंत्र के लिए सब खतरा, आतंकवाद भी है, नक्सलवाद भी है, अलगाववाद भी है, क्षेत्रवाद भी, सब क्या खतरा, क्या है। अरे तुम लोग कोई नहीं लिख बोलेगा भारत में लोकतंत्र की चुनौतियाँ को लिखे, जैसे आराम से नहीं लिख लेगा, सब में वाद आ रहा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, वाद करके लिख देना है, नहीं लिख देना है। समझ तो लोग आया, श्रेष्ठ मानने लगे, ठीक है ना। तो क्या, तो अब क्षेत्रवाद का विकास होता है। क्या होता है, ठीक है ना। और क्षेत्रवाद में क्या होता है, कुछ क्षेत्र को मतलब तोड़ने के बाद करता है। क्या करने के बाद बढ़ता है क्षेत्रवाद में। देखिए यहाँ पर अलगाववाद में क्या होगा पता है, अलगाववाद में होगा क्या पता है, तो अलगाववाद में कहेगा कि मतलब भारत को तोड़ के एगो नया देश बनाने की बात करेगा। किसका बात करेगा, एगो नया देश बनाने की बात करेगा, नया देश बनाने का बात करेगा अलगाववाद में। और क्षेत्रवाद में क्या होगा पता है, क्षेत्रवाद में क्या होगा, राज्य को तोड़ कर एगो नया राज्य भारत में रहेगा, लेकिन कहेगा वो नया राज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समझ तो आ गया। तो कोई बड़ा राज्य है उसको कहीं से तोड़ के बोलेगा नया राज्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब जब वहाँ के लोगों ने समर्थन कर दिया कि हम नया राज्य बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे क्षेत्रवाद। क्या बोलेंगे, नहीं तुम्हारा क्षेत्र में रहेंगे लेकिन वो नया बात बनाएंगे। समझ आ गया। अलगाववाद में बोलेगा नया देश से बनाएंगे, वो क्या बोलेगा, नया देश से बनाएंगे। समझ तो आ गया। तो यहाँ पर मांग कहाँ उठा था, असम में। इसका एग्जाम्पल आया रखना, जैसे में असम में एगो जाति है बोडो। क्या जाति है, असम का सबसे बड़ा जाति है, ठीक है ना। तो असम में बोडो के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा मांग उठा रहा है कि हम लोग को बोडो लैंड बना दीजिए, बोडो राज्य बना दीजिए। क्या बना दीजिए, बोडो जनजाति के द्वारा बोडो लैंड का मांग, बोडो लैंड का
बोल रहा है बोडोलैंड बना दीजिए, नहीं बोडोलैंड एगो अलग राज्य रहेगा, क्या रहेगा, बोडोलैंड का मांग, बोडोलैंड का मांग। उसी प्रकार गुजरात में, उसी प्रकार गुजरात में मतलब कुछ लोग है जो मांग उठाता है क्या, गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत, गुजरात का एगो सौराष्ट्र हिस्सा है, उसको अलग काट के एगो अलग राज्य बना दो, क्या बना दो, तो गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत, क्या बोल रहे हैं, सौराष्ट्र प्रांत का मांग, प्रांत का मांग, समझ तो लोग आ गया। तो ये सब क्या था, भारत में लोकतंत्र का अहम चुनौती क्या था। और चुनौती देखे तो इसमें देख लिए ना, क्या देखा, आतंकवाद देख लिए, नक्सलवाद देख लिए, अलगाववाद देख लिए, क्षेत्रवाद देख लिए। तो लोग जब पूछेगा भारत में लोकतंत्र की चुनौतियाँ को लिखो है, तो ये सब लिखना है, सब लिखना है, 1-2 लाइन जिस प्रकार हम लिखे थे लिख देना है, और उसका 1-2 एग्जाम्पल दे देना है, समझा तू लोग। उसमें कहा नक्सलवाद 4 नंबर में आएगा, तब 2 नंबर में आएगा तो क्या, 2 नंबर में आएगा, 1-2 को लिख देना है, समझ आ गया ना। 5 नंबर में आएगा तो लिखना है पूरा जो बता रहा है, ठीक है ना। आतंकवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, और क्या आता है, होता है जातिवाद ना, होता है लोकतंत्र के लिए चुनौती ना, जातिवाद। कितना नंबर हो गया, 5 हो गया ना, कितना 3, 1 2 3 4, यहाँ होगा 5, कितना होगा 5। तो अगला होता है जातिवाद ना, होता है जातिवाद तो पूरा अथी चलता है, वोट उठ देना है, कहीं अब चुनाव उनाव होगा तो अपने जाति को वोट दो ना दो, इस तरह भी चलता है ना कितना लोग में। तो जातिवाद भी समस्या है लोकतंत्र के लिए, क्या है, अब तुम्हारा जातिया काम करेगा कि नहीं करेगा, लूटेगा कि करेगा, अपने खरीद पेट भरने में लगेगा, क्या करने में लगेगा, उससे मतलब ना है, अपने जाति हरे अपने जाति वाला हो चलो वोटा दे दे, क्या दे दे। तो जातिवाद का समस्या, जातिवाद का समस्या में क्या है, तो अपना ही जाति का समर्थन करना, जातिवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, अपना ही जाति का समर्थन करना, अपना ही जाति का समर्थन करना, क्या कहलाता है, करना, जातिवाद कहलाता है। चाहे वो अच्छा बात है, सही समर्थन कर लो, अच्छा अगर वो है, अच्छा नेता है तो समर्थन कर लो, कोई गलत ना है। लेकिन अगर वो खराब भी रहेगा, अगर रहेगा ठीक है ना, किसी के लिए अच्छा भी नहीं करेगा तब भी हम जाति के वोट दे दे, तो क्या है जातिवाद, क्या है, तो अपना ही जाति का समर्थन करना जातिवाद कहलाता है, क्या कहलाता है। और उसके बाद क्या करेगा, सब जाति लोग मिलकर क्या करता है, तो संघ और संगठन भी बना लेता है, क्या करता है, कुछ जाति लोग मिलेगा बना लेगा, अलग अलग संगठन बना लेता है ना, बना लेता है, साथ मिलकर संगठन बना लेना, संगठन बना लेना, क्या ठीक है, जातिवाद का समस्या है, ठीक है। और अपना ही जाति को वोट देना, ये सब क्या है, जातिवाद, क्या है, वोट देना, ये सब क्या है, जातिवाद। समझ तो आ गया। तो पढ़ लिया, आतंकवाद पढ़ लिया, नक्सलवाद पढ़ लिया, अलगाववाद पढ़ लिया, क्षेत्रवाद पढ़ लिया, जातिवाद पढ़ लिए ना। ऐसे बिहार में पूरा देखने को मिलता है, नहीं मिलता है बिहार में तो ज़्यादा खोजेगा जातीय अमर कौन है, तो बिहार का समस्या है, बिहार में इसको जरूर लिखना है, ठीक है ना। बिहार में ज़्यादा मिलता है ना। उससे क्या बिहार में क्षेत्रवाद ही बहुत मिलता है, कि अपना क्षेत्र के जो है उसी को वोटा दे, बहुत दूर के क्या वोटा देगा, ये भी मिलता है। तो बिहार में ये भी समस्या है, क्षेत्रवाद भी ज़्यादा समस्या है ना है, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद की भी समस्या है, ठीक है ना। बिहार में अलगाववाद का भी समस्या है, ठीक है। और नक्सलवाद तो मिलवे करता है, जम्मू क्या सबसे नस्ली जिला है, नहीं मिलता। आतंकवाद नहीं मिलता है, आतंकवाद में तो दूसरा देश से जो हमला होता है आतंकवादी करता है। तो बिहार में पूछेगा तो ई लिख देना है, नक्सलवाद ना है, जम्मू सबसे नक्सली एरिया है ना, तो नक्सलवाद लिख देना। बिहार में पूछेगा तो ई छोड़ के ई भी लिख देना है, ई भी लिख देना है, ई भी लिख देना है, ई भी लिख देना है। समझ तो लोग आ गया। अब भारत में पूछेगा तो सब लिखना है, समझ तो लोग आया। अब और क्या देखेंगे, तो और लोकतंत्र के लिए समस्या क्या है, लोकतंत्र के लिए नेक्स्ट समस्या देखेंगे। अरे बंदर यहाँ अंदर, लोकतंत्र के लिए और समस्या क्या है, तो भ्रष्टाचार, क्या है, भ्रष्टाचार ना है, भ्रष्टाचार एकदम पूरा एकदम भयंकर है ना। लोकतंत्र के लिए और समस्या क्या है, तो भ्रष्टाचार, क्या है, भ्रष्टाचार तो पूरा भ्रष्टाचार किसे कहेंगे, तो भ्रष्टाचार उसे कहेंगे जहाँ पर सरकार जो है लोक कल्याण के लिए काम करना चाहता है। सरकार क्या चाहता है कि लोक कल्याण के लिए काम करे, लोक कल्याण के लिए जैसे मान लो वृद्धा पेंशन दे, ठीक है ना, शौचालय दे, ठीक है, उससे बगैर है क्या, इंदिरा आवास हो या मनरेगा हो, तो सब क्या है, लोक कल्याण के लिए काम करना है ना। किसान का जो अथी फंड देता है, अभी देता है ना, सहायता देता है ना, वो सब हो, तो सब क्या, लोक कल्याण के लिए काम करना है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। लेकिन उसका फायदा सबको पहुँचता है, उसका फायदा सभी लोग में सीमित रूप से पहुँचता है, कुछ लोग में सीमित रूप से पहुँचता है ना, वो पूरा रूप से ना है। उससे आते क्या होता है, आधा पैसा उधर मरा जाता है, नहीं मरा जाता है। तो सीमित रूप से पहुँचना, क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार, क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार नहीं कहलाता है। तुम लोग को दिल्ली से चलेगा, मान लो दिल्ली से चला कितना 10,000 रुपया की, यहाँ पर जाने के शौचालय मान लो कि दिल्ली चला कितना 12-13 रुपया चला, तो यहाँ देते हो जाता है, घट जाता है, पूरा नहीं घट जाता है, चलता है ना। तो ये क्या है, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार कैसे कहेंगे, तो बोलेंगे सरकार द्वारा, क्या बोलेंगे, सरकार द्वारा लोक कल्याण तो समझ रहा है ना, अभी जो एग्जाम्पल दिए थे, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ,
लाभ सीमित लोगों तक पहुंचना, सीमित लोगों में तो समझ रहा है, जिसका पैर भी है खाली उसी को मिल जाता है, ना मिल जाता भ्रष्टाचार ना, जिसको मिलना चाहिए उसको मिले, जो गरीब है जो पिछड़ा रहा है ठीक है ना उसको मिलना चाहिए ना, लेकिन मिलेगा उसको किसको, जो मतलब जिसका पैर भी है सीमित लोगों को मिलता, सब लोग को नहीं मिल पाता ठीक है ना, सीमित लोगों तक लोगों को मिलना, सीमित लोगों ठीक है ना का लाभ सीमित लोगों को ही मिलना, सीमित लोगों को ही मिलना तथा सीमित लोगों को मिलेगा तो क्या भ्रष्टाचार, क्या है सीमित लोगों को ही मिलना तथा तथा अन्य तथा ठीक तथा में क्या लिख सकते हैं, तथा अन्य लाभ को, अन्य लाभ यानी जो लाभ जो बचा लिया घूसखोरी कर लिया, अन्य लाभ को अपना फ़ायदा में, अपना जो मंत्री उंत्री हो क्या करता है कमीशन वमीशन लेता है ना, तो अपना फ़ायदा में इस्तेमाल कर लेना, अपना फ़ायदा में अपने फ़ायदा में इस्तेमाल कर लेना ठीक है ना, आएगा 10,000 रुपये कहेगा 5,000 रुपये तोड़ा दो 5,000 रुपये हम लोग, तो सब क्या है भ्रष्टाचार ना है, तो अपना फ़ायदा में इस्तेमाल कर लेना क्या कहलाता है भ्रष्टाचार, क्या कहलाता है भ्रष्टाचार। जैसे क्या एग्जाम्पल में लिख सकता है, जैसे लिख सकता है क्या वृद्धा पेंशन भी बनाने जाओ तो उसमें भी कहेगा दे पैसा दे, आएगा इतना रुपया हमारा देवी तब बनाए देवो फटाक से, नहीं बोलता है वृद्धा पेंशन हो गया, उसी प्रकार क्या हो गया, तो उसी प्रकार हो गया क्या राशन कार्ड भी हो गया, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार हो जाएगा क्या इंदिरा आवास में डायरेक्ट बोलेगा तो इंदिरा आवास ला दियो हमारा 20,000 रुपये चाहिए इलाहाबाद, नहीं बोलता है, तो ये भी क्या है भ्रष्टाचार नहीं है, सरकारी का काम है, इसे तो हम लोग का हक है, लेकिन क्या है वो ले लेता है क्योंकि उसका पैर भी है। इंदिरा आवास क्या हो गया, इंदिरा आवास हो गया, उसी प्रकार होगा शौचालय, बोलेगा शौचालय में आई तो इतना पैसा हमारा दे पड़ता 2,000-3,000 हम तो ला देवे बोलता है ना, तो भी क्या है शौचालय क्या है, उसी प्रकार मनरेगा में नाम जोड़ देंगे इतना रुपया देना पड़ेगा बोलता है ना, नहीं रहता तुम्हारा अथी से मनरेगा में क्या आता है मुखिया पास आता है, उसके बाद तुम्हारे पास कट के पैसा आता है, वो लोग अपने खा लेता है, नहीं खाता है, ये सब क्या है भ्रष्टाचार, क्या है, तो ये भी क्या है लोकतंत्र का चुनौती, लोकतंत्र का अन्य चुनौती क्या है, तो अन्य चुनौती में हम लिखेंगे, और चुनौती में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे काला धन, क्या लिखेंगे काला धन, समझता है ना, काला धन मतलब कौन चीज़ पैसा काला हो जाए, काला धन कौन चीज़ पैसा काला हो जाए, काला धन मतलब वैसा धन, काला धन मतलब वैसा जिस धन पर अच्छा तरह से कमाए हैं लेकिन टैक्सवा नहीं दिए, जो धन पर टैक्सवा रहता है, टैक्सवा कौन देता है, जो लगभग अभी मतलब लिमिट बना दिया कि 5 लाख से जो ऊपर कमाएगा क्या देगा टैक्स, क्या देगा ठीक है ना, तो हम लोग तो उतना नहीं कमाते तो चलो टैक्स नहीं देगा, लेकिन जो मतलब ज़्यादा कमा रहा है अगर टैक्सवा नहीं दिया उसको छुपा लिया, क्या किया कमा लिया 10 लाख और टैक्सवा दिया कितना 6 लाख का दिया ठीक है ना, तो 6 लाख का जो टैक्स दिया 6 लाख जो हो गया वो क्या हो गया मतलब वाइट मनी, क्या हो गया मतलब वाइट मनी है, उसको कोई दिक्कत ना है, लेकिन 4 लाख में जो टैक्सवा छुपा लिया था उस पर क्या हो गया काला धन, क्या हो गया समझ लोग आया। तो काला धन 2 तरह का होता है, क्या होता है, एक होता है क्या, एक होता है काला धन 2 तरह से होता है, क्या होता है, तो काला धन तो लोकतंत्र में भी चुनौती है ना, टैक्स सब छुपाने में लगता है, तो लोकतंत्र में क्या है, तो वो है कि मतलब तुम्हारा जो है कानूनी रूप से पैसा कमाया, यानी तो कहीं नौकरी वोकरी कर रहा है ठीक है ना, तो कानूनी रूप से तुम पैसा कमा लिया ठीक है ना, या कहीं बिजनेस तुम कर रहा, अच्छा बिजनेस कर रहा है, नहीं कि जो आप बोलना है भांग का बिजनेस करेंगे, दारू का बिजनेस करेंगे, ड्रग्स से अच्छा काम नहीं ना, तो अच्छा काम कर रहा है मतलब लीगल काम कर रहा है, यानी कानूनी काम कर रहा है, कानूनी काम, लेकिन उस पर टैक्स भी नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, तो हम बोल रहे हैं कानूनी रूप से कमाया हुआ धन पर अगर टैक्सवा नहीं देगा तो भी हो जाएगा क्या ब्लैक मनी, क्या हो जाएगा काला धन यानी ब्लैक मनी, क्या आ जाएगा समझ तुम लोग आया, ब्लैक मनी क्या जाएगा, तो कानूनी रूप से कमाया हुआ धन, कानूनी रूप से कमाया हुआ धन पर टैक्स नहीं देना, तो टैक्स नहीं देगा तो भी हो जाएगा क्या ब्लैक मनी, क्या जाएगा टैक्स नहीं दिया तो सरकार पर तुम गिरवा नहीं सकता कि हम इतना कमाए, सरकार पर तुम्हारे आएगा तो नहीं बोल सकता कि इतना कमाए, तो अगर तुम मान लो 10 लाख कमाया, अब तुम 5 लाख का टैक्स दिया 5 लाख बचा लिया, सरकार पर आएगा पूछने, जब तुम्हारा आएगा तो बता सकता है तुम 10 लाख कमाए, बोलेगा 10 लाख कमाए तो पकड़ा 5 लाख का टैक्स क्या दिया तो पकड़ा जाएगा तुम, तो यह काला धन क्या हो गया, यानी तुम अब इसको बता नहीं सकता कि हम इतना कमाते हैं, बता सकता है तो यह काला धन क्या हो गया। और दूसरा काला धन कौन होता है, तो दूसरा काला धन होता है जो मतलब कानूनी रूप से कमा लिया लेकिन उसको टैक्स नहीं देते हुए क्या काला धन क्या हो गया। और दूसरा काला धन कौन होता है, तो देखें गैर कानूनी रूप से जो कमाएंगे, क्या कमाएंगे, यानी जो मतलब कानून में मायने ना है कि इस तरह करके तुमको मतलब कानूनी रूप से क्या है दंड, कानून के रूप में पकड़ा जाएगा तो तुमको क्या है दंड क्या देगा, लेकिन वो तुमको करना ना है, लेकिन फिर भी तुम करके कमा रहा है पैसा, तो क्या है गैर कानूनी, क्या है। और गैर कानूनी रूप से इतना भी पैसा कमाता है सब क्या होता है काला धन क्या होता है। अब तुम मान लो तुम ड्रग्स का व्यापार कर रहा है, दारू का व्यापार कर रहा है, ठीक है ना, आदमी भी बेच रहा है, ठीक है ना, कमीशन ले रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, तो सब बताएगा सरकार को कि हम ये सब कर रहे हैं, हाँ बताएगा कि पैसा तुम्हारा मान लो 5 लाख 10 लाख कमा रहा है, बताएगा कि तुमके हम 5 लाख 10 लाख यहाँ से कमाए नहीं बताएगा, तो सब काला धन हो गया क्या हो गया। तो गैर कानूनी रूप से कमाया हुआ धन, गैर कानूनी रूप से कमाया हुआ धन क्या है, तो मेरा क्या है वो काला धन है। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे ड्रग्स, क्या ड्रग्स का व्यापार, ड्रग्स समझता है ना, फिल्म में देखना सफेद होता नशा वाला होता है ना, तो ड्रग्स का व्यापारी करना, ठीक है ना,
ड्रग्स का व्यापारी करना, घूस लेना। अब घूस लेगा तो बताएगा सरकार के कि हम घूस लिए थे, तो घूस भी क्या हो गया, काला बाजारी हो गया। काला बाजारी में तो समझता है, काला बाजारी मतलब कि मतलब मार्केट में सामान है लेकिन वो लोग मार्केट में निकालिए ना, मार्केट में नहीं निकाल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि महंगा हुआ तब बेचेंगे। जैसे टमाटर, अब टमाटर महंगा हो गया तो जो टमाटर जोक के रखा होगा, यानी जो टमाटर जो मतलब एकदम पूरा रख के रखा होगा, मार्केट में नहीं लाया होगा कि अभी हम जमा कर लेते हैं, जो महंगा होगा तब बेचेंगे, उसको तो बहुत फायदा होता होगा। तो अभी तो टमाटर देखता है 100 रुपये पार हो गया ना, उस प्रकार प्याज होता है, प्याज महंगा जाता है तो प्याज जो जोक के रख दिया होगा कि महंगा होगा तब बेचेंगे, नहीं रहता है। तुम लोग अपने घरों में देखना, प्याज रखेगा घर में कि महंगा तो तब बेचते हैं, वो क्या काला बाजारी, क्या है काला बाजारी, उस सब पर अथी भी रहता है, जहाँ पे क्या ड्रग्स हो गया, घूस हो गया, काला बाजारी हो गया, ठीक है ना। उस पर कमीशन नहीं बोलता है, कहीं भी जाएगा तो बोलेगा इतना % हमें कमीशन बनो तभी काम करबो, तो ये भी क्या है काला बाजारी, क्या है तो कमीशन भी क्या है, तो गैर कानूनी यानी ब्लैक मनी। कमीशन से भी जो पैसा होगा क्या होगा, ब्लैक मनी, क्या होगा, उससे का तस्करी, क्या है तस्करी में तो समझ रहा है ना। तस्करी मतलब आदमी उन्हीं को बेचना, हाथी के दांत को बेचना, ठीक है ना, बाघ के मार के उसका अथी खाल को बेचना, ये सब क्या है, सब तस्करी है, क्या है। तो मानव का भी तस्करी होता है, जानवर का भी क्या तस्करी होता है, समझ तुम क्या कहते हैं, सब क्या है काला धन, अथी क्या है काला धन, क्या हो गया, ये सब क्या है लोकतंत्र का चुनौती, लोकतंत्र का और चुनौती है, अभी बताएंगे, ठीक है ना। लोकतंत्र का और चुनौतियाँ हैं तो तुम आराम से लिख लेगा ना, कोई दिक्कत है। बोलेंगे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ऐसे पढ़ेगा 2-3 बार आ जाएगा, भ्रष्टाचार, काला धन, ये सब क्या है लोकतंत्र का चुनौती है। लोकतंत्र का क्या है समझ तुम लोग आ गया, तुम लोग को कोई दिक्कत है, चल जल्दी कर, कोई दिक्कत है रे, पूछा भारत में लोकतंत्र की चुनौती तो लिख लेगा ना, आतंकवाद, नस्लवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, कालाधन बताए थे और समस्या, ठीक है ना। पहले वादे ला लिख लेना, ठीक है ना, वाद देखो सब में आ रहा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, सब में वाद आ रहा है ना। वाद में 2 और तुम लिख सकता है, ठीक है ना, कितना 7 तक हुआ ना, 8वां नंबर में वाद में तुम और लिख सकता है क्या, तो वाद में लिख सकता है तुम लोग एक ठो नस्लवाद, क्या लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं नस्लवाद। नस्लवाद में तो समझ रहा है, नस्ल के आधार पर यहाँ ध्यान दे, नस्लवाद मतलब हुआ नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, नस्ल के आधार पर भेदभाव, नस्ल मतलब समझ रहा है, भारत में जा रहा मतलब जो अंग्रेज लोग यहाँ था तो नस्ल के आधार पर भेद नहीं करता था, तुम काले लोग हो हम गोरे लोग हैं, तो काला गोरा पर भेद करना, काला गोरा पर भेद करना कहलाता है नस्लवाद, क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो नस्लवाद भी क्या है, यहाँ ध्यान दे, नस्ल के आधार पर, नस्ल बोले तो काला गोरा, काला और बहुत ज़्यादा नस्ल है, ठीक है ना। अफ्रीका के लोग बहुत काला है ना, अफ्रीका के लोग जो है वो कौन नस्ल के बताया था, निग्रो प्रजाति के, किसका है उस, क्योंकि वो लोग लंबा रहेगा, होठ एकदम मोटा रहेगा, एकदम विशाल रहेगा, तो सब निग्रो प्रजाति, कौन प्रजाति है। उसके बाद चाइना लोग जो है तनी रहेगा, ठीक है ना, मथवा चौड़ा रहेगा, क्या दसर रहेगा, नाका चपटल रहेगा, ठीक है ना। उस समय मंगोलिया, कौन है मंगोलिया, तो इसका प्रजाति है, क्या है, तो उसी को बोलते हैं नस्ल, क्या बोलते हैं, तो नस्ल के आधार पर, तो नस्ल पर जा रहा हम लोग देखे थे क्या काला गोरा, क्या देखे थे, तो ये काला गोरा पर भेद करना हो क्या है नस्ल प्रजाति, क्या है, तो नस्ल के आधार पर भेदभाव करना भी क्या है लोकतंत्र का चुनौती, क्या है, सब लोकतंत्र का चुनौती है, क्या है, यानी चैलेंज है, यानी इससे निपटना है, और चैलेंज से क्या करना, निपटना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना पड़ेगा और उससे निपटना पड़ेगा। तो ये नस्लवाद भी क्या है लोकतंत्र का चुनौती, तो वही बोले नस्लवाद, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है, नस्लवाद कहलाता है, क्या कहलाता है, समझ लोग आ गया। हाँ अब यार ध्यान दे, अगला और हम बोल सकते हैं क्या, अगला बोल सकते हैं परिवारवाद, परिवार या वंशवाद, क्या बोलेंगे वंशवाद, वंश यानी तुम्हारा वंश से चल जा रहा है या तुम्हारे परिवार के चल जा रहा है, उसको बोलेंगे परिवारवाद, क्या बोलेंगे, तो वंशवाद और परिवारवाद एक ही हुआ, वंशवाद और परिवारवाद कौन सी हुआ, एक ही हुआ, समझ तुम क्या, तो लोकतंत्र पे ये भी चुनौती है ना, चुनौती देखिए यहाँ पर जब से भारत आज़ाद हुआ ना, तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस के परिवार के प्रधानमंत्री बनने आ रहा था ना, था पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था तो उसी के परिवार का, फिर उसका बेटिया इंदिरा गांधी बना था तो उसी परिवार का हो गया, फिर बना था इंदिरा गांधी के बेटा राजीव गांधी बना था तो उसी का परिवार, फिर मनमोहन सिंह बना तो उसी का परिवार बना, अभी फिर अगर जीत जाता तो और बनता कौन, लाहौर गांधी बनता, उसी परिवार बनता ना, ठीक है। इस लोकतंत्र में एगो चुनौती है ना कि वंशे बात चल आएगा, परिवार बात चल आएगा, ठीक है, चुनौती है। बिहार में देखना तुम लोग, लालू यादव बना था, पहले लाबड़ी देवी भी बना था, फिर लालू यादव भी बना था, अगर राबड़ी जीत जाता तो फिर लालू यादव का बेटा बनता, ये सभी क्या है, सब परिवार, क्या है परिवारवाद, यानी चुनौती है, क्या है, ठीक है ना। अब भाजपा अब भाजपा आ गया, अगर नरेंद्र मोदी के बेटा बेटी रहता तो सही बनता, लेकिन उसको नरेंद्र मोदी के बेटा उठा नहीं ना, क्योंकि अपना पत्नी को छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के मान लो, योगी आदित्यनाथ भी क्या है शादी नहीं किया है, अगर उसका बेटा बेटी रहता तो भी चुनाव में आता था ना, तो यही सब होता है परिवारवाद, क्या होता है, समझ तुम क्या कहते हैं, सबको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है ना, मिलता बढ़ावा, तुम लोग देखना गाँव में देख लेता मुखिया के लेवल में, तो जो मुखिया बन जाएगा उसका बेटा अगला बार भी सोएगा हम भी मुखिया बन जाने बनता, तो यह परिवारवाद, क्या है, तो वंशवाद या परिवारवाद, वंशवाद या परिवार बात, भारत में भी क्या है बहुत, ये तो बहुत बड़ा चुनौती है ना, तो इसी को वो देते हैं, क्या रहते हैं लोकतंत्र में, इसको बढ़ावा मिलता है, क्या मिलता है
लोक यहाँ ध्यान, बड़े बड़े पद पर, बड़े बड़े ऐसे जो बांस वाले बताए थे, जैसे प्रधानमंत्री बना तो अपने परिवार के बना देगा, अगर मुखिया में तो अपने को समर्थन करेगा। अब मुखिया बन गया, उप मुखिया चुनना होगा तो खोजेगा कि हमरे में को मिल जाए, हमरे आदमी मिल जाए, ना मिल जाए, ना मिलेगा तो दुश्मन जाएगा ना। तो बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े पदों पर अपना परिवार का समर्थन करना, अपना परिवार का, किसका समर्थन करना, अपना परिवार का समर्थन कर देता है। क्या करता है? समर्थन करना, ठीक है ना, समर्थन करना। ये क्या करता है? परिवारवाद कराता है। क्या कराता है? ठीक है ना। जैसे प्रधानमंत्री बनेगा तो बताया था ना, अभी कांग्रेस का इतिहास बताए थे ना कि राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर मनमोहन सिंह, फिर अभी बनता है कौन? राहुल गांधी बनता है, अगर जीतता तो बनता है ना। ये सब क्या है? परिवारवाद। क्या है? परिवारवाद, ठीक है ना। और अपने ही परिवार को, ठीक है ना, अगर मतलब सीट भी देना है ना, रहता तुम लोग होता है थी चुनाव होता है मुख्यमंत्री वाला, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं विधानसभा का चुनाव। और जब प्रधानमंत्री वाला होता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। क्या बोलते हैं? तो ये सब चुनाव में टिकट देता है ना, टिकट मिल जाएगा तो तुमसे चुनाव लड़ेगा। तो टिकट भी देने के लोग किसी को कोशिश करता है, उसका देखेगा अपना परिवार वगैरह क्या है ना, अपना है तो उसको टिकट आसानी से मिल जाता है। और जो उसका परिवार के नहीं रहता है उसमें क्या तो टिकट लेने में जरूरी लफड़ा होता है ना, होता है। तो अपना परिवार वाले को टिकट आसानी से मिल जाना, टिकट आसानी से, ये सब भी क्या है? ये सब है परिवारवाद। क्या है? आसानी से मिल जाना, आसानी से मिल जाना, ये क्या है? परिवारवाद। क्या है? तो परिवारवाद वंशवाद समझ गया। ये तो बिहार में भी देखने को मिलता है बहुत, तो बिहार में भी बोलेगा लिखने तो लिख लेगा ना। और समस्या क्या है? तो और इस तो भ्रष्टाचार, इस तरह बाहर से कितना तुम लोग आधे वाला कहीं लिखेगा तो बहुत हो जाएगा ना। हो गया आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, फिर यहाँ पर जातिवाद, फिर यहाँ पर नस्लवाद, वंशवाद, कितनेवाद हो गया ना, हो गया। उसके बाद ये सब भी लिख देगा, भ्रष्टाचार, काला धन। और क्या समस्या है? ए बंदर, और क्या समस्या है? तो और समस्या है क्या? अरे बंदर, और शिक्षा। क्या है? देख रहा है भारत में अभी भी सब लोग साक्षर ना है ना, साक्षर है सब लोग न साक्षर है, ठीक है ना। अभी भी देखेगा 2011 जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो पुरुष साक्षर यहाँ कितना है? तो पुरुष साक्षर है यहाँ 74%। कितना है? ठीक है ना, कितना है यार? ना पुरुष साक्षर नहीं बोल रहे, मतलब कुल साक्षर कितना है, मतलब पहला पुरुष मिलाकर कितना है? तो साक्षरता कितना है? तो 74%। कितना? 74% है, ठीक है ना। और 26% कौन सी है? तो साक्षर ना है तो साक्षर है, यानी कौन सी? तो ओ साक्षर है। कौन सी है? ओ साक्षर। क्या बोल रहे हैं? इसका परसेंट मतलब तुम्हें समझता है? मतलब 100 गो में से 100 आदमी में से 74 आदमी क्या है? साक्षर। हम उसको बोलेंगे 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना, कोई भी है, ठीक है ना, बच्ची हो, कोई भी हो, ठीक है ना, अगर उसको अगर अपना भाषा, अगर कोई एक भाषा अगर लिखना, ठीक है ना, लिखना और पढ़ना अगर जानता हो, ठीक है ना, या बोलना जानता हो, बोलना तो सब लोग जानता है, लिखना और पढ़ना जानता हो, तो क्या बोलते हैं? साक्षर है। क्या है? ऐसा क्या है? अगर तो अपना सिग्नेचर भी कहते तो क्या है? साक्षर है। क्या है? समझ तो लोग आ गया ना। तो देखिए यहाँ पे भारत में शिक्षा भी क्या है? बहुत बड़ा भूमिका निभाता है ना, निभाता है। ये भी क्या है? लोकतंत्र का चुनौती, लोकतंत्र का चुनौती है, लोकतंत्र क्या है? चुनौती है, ठीक है ना। अगला हम क्या बोल सकते हैं? अगला बोल सकते हैं बेरोजगारी। क्या बोल सकते हैं? बेरोजगारी तो बहुत भयंकर है भारत में ना। हाँ, कर लेगा क्या? BA MA B.Ed C.Ed सब कर लेगा, ठीक है ना, BTech उटेक सब कर लेगा, बेचारा बेरोजगार है। क्या है? अभी देख रहा है कितना लोग BA करके सब टेम्पू चलाएगा कि फिर खेते में काम करेगा, सब क्या है? बेरोजगारी। क्या है? तो भारत में बता रहे हैं, भारत की समस्या में क्या है? लोकतंत्र में बेरोजगारी बहुत बड़ा समस्या है। बेरोजगारी क्या है? बहुत बड़ा समस्या है। तो बेरोजगारी भी क्या होगी? समस्या। क्या हो गया? ठीक है ना। और इसी का फायदा उठाता है नेता। क्या उठाता है? तो राजनीतिक दल जो होता है इसी फायदा उठाता है। बेरोजगारी लोग है, बोलेगा आप अभी आओ तो हम जीतेंगे तो इतना करोड़ नौकरी देगा, ये घोषणा नहीं किया था? हाँ, मेरा पार्टी जीतेगा तो इतना करोड़ नौकरी देगा, भाजपा बोलेगा हम जीतेंगे तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। सब अपना क्या करता है? बेरोजगार का फायदा उठाता है ना। तो राजनीतिक दल अपना हित के पूर्ति के लिए, राजनीतिक बेरोजगार का फायदा उठाता है ना। तो बेरोजगारी भी एक समस्या है, क्योंकि जब तक सबको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास होगा। तो क्योंकि लोकतंत्र का एक चुनौती है। क्या है? और जब मान लो बहुत बेरोजगारी इतना होगा कि किसी को बहुत पढ़ लिख लिया, ठीक है, उसको रोजगार मिलवे नहीं करता, आतंकवादी बन सकता है ना, बनेगा। जब पढ़ लिख लिया तो आप क्या करेगा? वो तुम लोग नौकरी नहीं देगा तो आतंकवादी बन सकता है ना, बदमाशी बन सकता है। तो राजनीतिक दल अपना हित के पूर्ति के लिए इसका फायदा उठाता है। किसका फायदा उठाता है? इसका फायदा उठाता है। ये सब क्या है? समस्या। क्या है? तो भारत में लोकतंत्र का सब समस्या हो गया, बहुत सारा समस्या लिखा गया है। तुम लोग समझ रहा है ना। तुम लोग को 5 नंबर में आएगा तो इसमें कितना लिखा दिया? 11 लिखा दिया। इसमें तुम लोग को 5 नंबर का आएगा तो अगर 6-7 को लिख के अच्छा से वर्णन कर दिया तब नंबर मिल जाएगा। 6-7 को लिख के वर्णन कर दिया क्या होगा? समझ तो लोग आ गया। पूछेगा बिहार में बता, बिहार में क्या समस्या है? तो आराम से लिख लेगा, इसी से निकाल लेना बिहार में क्या क्या है। बिहार में समस्या, बिहार में लोकतंत्र का
तो इसी से खोज के निकाल ले, नहीं निकाल लेंगे। बिहार में लोकतंत्र का समस्या, बिहार में लोकतंत्र का समस्या बोलेगा तो क्या इसे सोच के निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? आतंकवाद तो ना होगा, नक्सलवाद है, क्या है नक्सलवाद ना है, तो नक्सलवाद को निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है? नक्सलवाद निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? नक्सलवाद नहीं निकालेंगे। और नक्सली होता है, जम्मू सबसे ज़्यादा नक्सली एरिया है, पता है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा नक्सली एरिया। नक्सलवाद हो गया। अलगाववाद यानी अलग देश की मांग तो ना हो रहा है, लेकिन इबला है, छत्रवाद है, छत्रवाद का विकास ना होता है, तो छत्रवाद भी हो गया। क्या हो गया? छत्रवाद, क्षेत्र यानी अपना क्षेत्र का समर्थन करना। जम्मू बोला है तो क्षेत्र में, यहाँ पर क्षेत्र में क्या होगा, तो सब अपना अपना जिला का मतलब ज़्यादा समर्थन करना। हम जम्मू के हैं तो कोई बोलेगा यहाँ का है ना, तो इसे समर्थन करना, ठीक है ना। अगला क्या होगा? छत्रवाद भी हो गया। जातिवाद तो हमें करता है, जातिवाद तो पूरा व्याप है कि अपने ही जाति को वोट देना, अपने ही जाति का समर्थन करना, अपने जाति का अथी करना, तो जातिवाद भी है। क्या है? हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखा रहे हैं, तुम जो इसका जो व्याख्या किया, सब व्याख्या तो करो लेवल करता है, तो पूछेगा तो सब लिख के जो व्याख्या करना व्याख्या कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या समस्या है? तो नस्लवाद तो ना है, यहाँ पर काला गोरा का भेद ना होता है, लेकिन वंशवाद तो है ना। अरे वंशवाद ना है तो वंशवाद भी हो गया। परिवारवाद ना चलता है ना। अभी देख लेना, अधिकांश नेता के थी, जैसे चिराग पासवान के बाप का नाम क्या था? रामविलास पासवान, फिर चिराग पासवान बन गया, तो वंश से उसका चल के आया, तो ये भी करता है ना। लालू यादव भी बताइए दिए थे। अभी नीतीश कुमार के बेटा बेटी ना आया था चुनौती में, तो नीतीश कुमार के बेटा बेटा अभी ना आया, राजनीति में ना आया, आ जाएगा तो भी हो जाएगा, चुनौती हो जाएगा, परिवारवाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वंशवाद हो गया। क्या हो गया? वंशवाद हो गया, जातिवाद हो गया, वंशवाद हो गया। और क्या है? तो बेरोजगारी तो हमें करता है, और शिक्षा तो हमें करता है। सबसे ज़्यादा में करता है, सबसे शिक्षित राज्य कौन है? सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? बिहार है। तो यहाँ तो शिक्षा तो हमें करता है, तो ये सब लिख सकता है। बिहार में पूछेगा तो ये सब लिख देना जो हम बता रहे हैं, और शिक्षा हो जाए ना। अब बेरोजगार तो इतना है कुछ कहने ना, सबसे गरीब राज्य भी क्यों है? बेरोजगार है तो नहीं गरीब है, तो बिहार है। क्या है? तो बेरोजगार भी हमें करता है, बेरोजगार भी क्या है ना है, तो बेरोजगार भी है। क्या है? बेरोजगार भी है। और लिख सकता है क्या? तो काला धन, तो यहाँ तो काला धन सब, तो काला धन तो यहाँ पे और होता है, भ्रष्टाचार तो यहाँ पर और होता है, पर भ्रष्टाचार ले क्या ले, तो यहाँ तो कुछ भी काम कराने जाओ, वो सिग्नेचर भी कराएगा, दे 10 टका 100 टका दे, जातेवासी आय बनाएगा, खोज के तुमको देगा कि हाँ जातेवासी आय बन गया, दे तो 10 20 टका दे, 30 टका देने, खोज के देने बोले 20 30 टका लेता था ना। यहाँ भ्रष्टाचार एवं है करता, भ्रष्टाचार भी है ना। कोई भी काम कराओ बिन पैसा के दक्षिणा कुछ ना होगा ना, होता है ना। तो भ्रष्टाचार तो हमें करता है ना। फिर क्या है? तो फिर तुम्हारा भ्रष्टाचार देख लिए ना। उसके बाद फिर क्या है? काला धन। तो काला धन तो यहाँ सब थी, काला धन तो सगरो होता है, काला धन हर देश का समस्या है ना। अब बिहार में तो और है, तो काला धन भी हो गया। क्या हो गया? काला धन भी है। तो ये सब क्या है? बिहार का समस्या, बिहार का समझ तो क्या लिख सकता है। तो बिहार में पूछेगा तो सब लिख देना है, उसके बारे में यहाँ पर व्याख्या तो कर ले हमें करते हैं हम, तो बिहार के बारे में लिख देना है ना। अब देखते हैं थोड़ा अन्य समस्या क्या है, अन्य समस्या क्या है, उधर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अन्य समस्याएं क्या बोल रहा है? अन्य समस्याएं हम देखते हैं क्या है। दे बंदर यहाँ ध्यान दे, ये सब जो बोले हैं 4 नंबर 5 नंबर का आराम से लिख देना, ठीक है ना। 5 नंबर का आएगा ही, तो आराम से हम लिख देना है, इसमें ज़्यादा याद करने भी ना है, खाली वाद याद कर लेगा कितने हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं कि अन्य समस्याएं क्या देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य समस्या है बंदर, भारतीय लोकतंत्र की तो अन्य समस्याएं किसका? भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र। तो अन्य समस्या में क्या होगा पता है? तो अन्य समस्या यहाँ पर क्या है? अन्य समस्या में यहाँ पर है कि यहाँ पर होता है कार्यपालिका। देखें यहाँ पर देश का 4 स्तंभ है, कितना स्तंभ है? एक में होता है कार्यपालिका, स्तंभ तो समझ रहा है जैसे देश चलता है, जैसे देश एक होगा कार्यपालिका यानी कार्य करने वाला। तो कार्य कौन करता है? ऑफिसर लोग कार्य करता है। अब जितना ऑफिसर है सब काम करता है ना, नियम कानून का पालन करवाता है ना। तो ऑफिसर लोग और मंत्री लोग इसे क्या क्या किस कार्यपालिका क्या है? एक होता है विधायिका, विधायिका मतलब कानून बनाने वाला, कानून बनाने। तो कानून कहाँ बनता है? तो अति राज्य लेवल में कानून बनना है तो बनेगा कहाँ? पटना में बनेगा ना, यानी बनेगा विधानसभा में। कहाँ बनेगा? अगर पूरा देश के लिए कानून बनना है तो प्रधानमंत्री बनाएगा कहाँ? दिल्ली में। कहाँ तो बनता? संसद में। कहाँ बनता है? संसद में। तो इसी को बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? बिहार का विधायिका पटना में, और पूरा इंडिया का विधायिका दिल्ली में। तो ये उसको बोले विधायिका। क्या बोले? तो कानून बनाने वाले बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? और एक होता है न्यायपालिका, न्याय करने वाला, यानी कोर्ट, जितना भी कोर्ट है, चाहे वो जिला कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है। क्या है न्यायपालिका? क्या है? यानी न्याय करने वाला, न्याय करने, कोई गलत किया कि सही किया, तुम तो कानून बना दिया, कार्यपालिका कानून बना दिया, विधायक का कानून बना दिया है, कार्यपालिका उसको लागू करवाएगा, हाँ कि कानून में इसी के अंतर्गत तुम काम कर, गलत काम नहीं कर। और न्याय करेगा कौन? न्यायपालिका, कि सही में गलत किया कि सही किया, न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। कौन करेगा? तो तीनों में हमेशा टकराव होते रहता है। तीनों में क्या होता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों में क्या टकराव होते रहता है, ठीक है ना। कभी कभी न्यायपालिका जो कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर देगा,
ठीक है, तुमको मान लो 2 क्षेत्र दे दिया कि तुम इसी में रह, इसको बोलेगा तुम इसी में रह। अब तुम ये मान लो कार्यपालिका है क्या न्यायपालिका है, तो इसमें घुसेगा तो दिक्कत होबे करेगा, इसके क्षेत्र में घुसेगा दिक्कत होबे करेगा, तो इसी को बोलते हैं टकराव। क्या बोलते हैं? अब पूछेगा बता कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है, तो चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया। कौन है? जिसको बोलते हैं प्रेस। क्या बोलते हैं? ये चौथा स्तंभ है। क्या है? चौथा स्तंभ है, ठीक है ना। तो पहला अन्य समस्या में पहला क्या देखे थे? देखे थे कार्यपालिका। क्या देखे थे? कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका में परस्पर टकराव, में परस्पर टकराव। ये भी क्या है? लोकतंत्र में एक समस्या है। क्या है? लोकतंत्र में क्या एक समस्या है, ठीक है ना। कार्यपालिका तो समझ गए तुम लोग? हाँ, कार्यपालिका मतलब क्या करें? कानून लागू करने वाला, कानून लागू करवाने वाला, कानून लागू करवाने, इसमें जितना भी ऑफिसर है, मंत्री है, सब आ गया, समझ आ रहा है ना। करवाने वाला, करवाने, आई कानून बनाने वाला, कानून बनाने, कानून बनाने वाला, कानून बनाने, आई न्याय करने वाला, न्याय करने वाला, न्याय करने वाला। समझ तुम क्या आया? एगो ध्यान, एक तो अमेरिकी राजनीतिक था, ठीक है ना। अमेरिकी तो राजनीतिक था जिसका नाम था क्या? हैमिल्टन। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। विलियम वो बोला था कि कार्यपालिका में जो है, कार्यपालिका क्या करेगा? कानून लागू करवाएगा, यानी काम करवाएगा, कानून के अंतर्गत रखे काम करवाएगा। तो काम करवाने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए? तो बोला था, तो एक अमेरिकी राजनीतिक था जिसका नाम था क्या था? जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। वो क्या बोला था? तो बोला था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे ऊर्जा होगा तो ना काम करेगा, फटाफट काम करेगा, ठीक है ना, कानून को लागू करवाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊर्जा। अब विधायिका में क्या होना चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी दूर तक सोचने वाला, दूर तक सोचने, समझ आ रहा है? दूरदर्शिता, यानी दूरदर्शिता क्यों? दूरदर्शिता इसलिए क्योंकि कोई कानून बना रहा है तो उसका भविष्य में कितना काम करेगा, तो दूर तक सोच लेगा तभी ना कि इसका कोई कानून हम बना रहे हैं तो भविष्य में फायदा करेगा कि नहीं, कि नुकसान करेगा। तो आगे सोचने वाला तब ना उस आगे सोच लेंगे तभी ना कि फायदा करेगा कि नुकसान करेगा, तब ना कानून बनाएंगे। ऐसे कोई कानून बना लिए कल पता चला कि गलत नियम बना दिए, ये तो दिक्कत हो गया, तो गलत हो जाएगा ना। तो विधायिका क्या कहता है? कानून बनाता है, इसमें दूरदर्शिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता। क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता होना चाहिए, दूरदर्शिता होना चाहिए। कौन बोला था? तो विलियम हैमिल्टन, अमेरिका के राजनीतिक था, ठीक है ना। और न्यायपालिका में क्या होना चाहिए? तो न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा, तब नहीं रह रहे, तब न्याय करेगा, तब ना। सत्य के लिए क्या करना चाहिए? इसको काम करना चाहिए, लेकिन तो पैसे पर अब होता है, काम होता है ना। तो सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्ठा होना चाहिए। ये कौन बोला था? विलियम हैमिल्टन, अमेरिकी के राजनीतिक, ठीक है ना। तो एक समस्या क्या देख रहे हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में के बीच परस्पर टकराव, परस्पर। दूसरा समस्या क्या है लोकतंत्र का? और अन्य समस्या में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहा है? तो अन्य समस्या में क्या है? तो देखना तुम लोग, एगो तुम लोग का देखना है, अथी मुखिया का एगो चुनाव होता है, उसमें अंधाधुंध पैसा खर्चा होता है ना। तो मुखिया चुनाव हो, चाहे तुम्हारा विधायिका का चुनाव, अथी MLA का चुनाव हो या MLC का चुनाव हो। MLA में तो समझ रहा है, राज्य में जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री का, उसमें MLA का चुनाव होता है। और जो दिल्ली में होगा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें होता है MP का। किसका होता है? इस समय देखना अंधाधुंध पैसा खर्चा करेगा, ना करेगा? मुखिया लोग एकदम गाड़ी पर गाड़ी, खस्सी मुर्गा दारू कर रहा है। और जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होता है या विधायक वाला चुनाव होता है, MLA वाला चुनाव होता है, तो उसमें पूरा हेलीकॉप्टर को दौड़ा रहा है ना, एकदम चुनाव प्रचार कर रहा है। तो चुनाव प्रचार में अंधाधुंध खर्चा करता है। क्या करता है? ठीक है ना। तो चुनाव प्रचार में अंधाधुंध खर्चा नहीं करता है। हाँ, अंधाधुंध खर्चा। तो ये भी क्या है? लोकतंत्र का एक समस्या है, जो पैसा फालतू में बर्बाद कर रहा है। पैसा किसका है? नेता पैसा है। पैसा किसका है? आम जनता का है। जनता से टैक्स भर देता है। कोई सामान खरीदा है तो उस पर क्या टैक्स बना हुआ है, टैक्स चल गया तो जनता पैसा जाता है, और जनता पैसा सब पगलवाई सब जो उड़ा देता है, पूरा खर्चा करने में उड़ा देता है। तो चुनाव प्रचार में अंधाधुंध खर्चा, चुनाव प्रचार में अंधाधुंध खर्चा, ये सभी क्या है? लोकतंत्र का अन्य समस्याएं। लोकतंत्र का समझ रहा है तुम लोग? लोकतंत्र की अन्य समस्या में ये सब क्या है? लोकतंत्र की अन्य समस्या, लोकतंत्र की अन्य समस्याएं। अब देखें यहाँ पर, ये समझ गया ना। अब देखेंगे क्या कि लोकतंत्र की इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र की इस समस्या से निपटने के लिए तो सिंपल बात है, इससे निपटना है तो पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता क्या होना पड़ेगा? जागरूक होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? यहाँ तो लोकतंत्र की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक यानी जो जीत के आया है, तो राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य हो, ठीक है ना।
राजनीतिक दल का क्या उत्तरदायित्व तो राजनीतिक दल का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो राजनीतिक दल का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि ये सब समस्या कैसे निपटेगा। जितना समस्या हम लिखाए थे अभी ऊपर, आतंकवाद हो, अलगावाद हो, नक्सलवाद हो, जितना भी समस्या लिखाए थे, ये सबसे निपटने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैंने शिक्षा क्या है, अरे शिक्षा देगा तो ना पता चलेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शिक्षा रहेगा तब ना। पहला क्या है? शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का बढ़ावा देगा तो सब अपने दूर हो जाएगा कि आतंकवाद गलत है, नक्सलवाद गलत है, क्षेत्रवाद गलत है, परिवारवाद गलत है, सब अपने समझेगा। तो शिक्षा का बढ़ावा। दूसरा क्या होता है? तो बेरोजगार को दूर कर। अरे बेरोजगारी से आदमी कब गलत काम करता है? जब उसके पास रोजगार ना हो तो ना गलत काम करता है। तो बेरोजगारी की समस्या से निपटना, यानी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करो। कौन कर सकता है? तो सरकार नहीं करेगा। राजनीतिक दल जो जीत का है वही नहीं करेगा। कौन करेगा? सरकार। कौन करेगा? तो सरकार क्या क्या कर सकता है इस समस्या से निपटने के लिए? तो सरकार क्या कर सकता है? बेरोजगार को रोजगार दो। बेरोजगार का क्या दो? बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना। बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना। बेरोजगार को क्या प्रदान करना? रोजगार प्रदान करना। और सरकार क्या कर सकता है? तो समाज में जो मतलब समाज में जो मतलब क्या है, असमानताएं हैं, क्या है समाज में? जैसे कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत क्या है अमीर है, ठीक है ना। तो समाज में जो असमानताएं है उसको दूर करो, ठीक है ना। जो गरीब उसको सहायता करो। तो सहायता करने में यहाँ पर जो मिलता है इंदिरा आवास किसको क्या सहायता है ना। लेकिन सब इसमें भी अभी भ्रष्टाचार होता है ना। तो वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समाज में क्या बोलेंगे? समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करें। कौन दूर करेगा? सरकार नहीं करेगा। तो असमानताओं को दूर करें, असमानताओं को दूर करें। और क्या हो सकता है? कैसे मतलब समस्या, जितना समस्या लिखा है तो लोगों का चुनौती, इससे कैसे निपट सकते हैं? तो भ्रष्टाचार जो उसको खत्म करो। क्या करो? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ। भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार देखें ना पूरा हर जगह ना भ्रष्टाचार भरा है ना, भरल है। हर जगह घूस दो, हर जगह क्या दो? तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ। तो ये सब करके क्या कर सकता है? इस सब करके राजनीतिक दल क्या कर सकता है? तो लोकतंत्र की चुनौती से चैलेंज, मतलब उसको चैलेंज को क्या सकता है? चैलेंज को मतलब पार कर सकता है। चैलेंज को पार कर सकता है। सब क्या होगा? ये सब हो गया समस्या थी, क्या हो गया? और जो हो गया मतलब लोकतंत्र को मतलब और अधिक कैसे बढ़ा जा सके, जितना भी चैलेंज लिखा कैसे पार सके थे, सब क्या है? सब थी। समझ गए तुम लोग को? जल्दी लिख फटाफट। चल इसमें एक दो चीज़ और लिखा देते हैं, ठीक है ना। इसमें एक दो चीज़ और क्या लिखाएंगे? तो पंचायती राज। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जितना भी नीचे से विकास होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि ये लोग कहाँ है? नेता लोग कहाँ बैठे? वो दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, कहाँ गाँव में क्या समस्या और जान रहा है? नहीं जान रहा है। तो क्या लोग पंचायती राज को और मजबूत करे। क्या करे? पंचायती राज को मजबूत करेगा तब ना। तो पंचायती राज को और मजबूत करे। क्या करें? और मजबूत करें तो ना पता चलेगा कि गाँव का समस्या क्या है। तो मजबूत करें, ठीक है ना। और क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दे, मतलब चुनाव जो होता है उस चुनाव क्या निष्पक्ष हो। क्या हो? यानी ऐसा चुनाव ना हो कि कोई मतलब जो है मतलब कोई जो है अपना मतलब पैसा दम पर जीत गया, ऐसा ना हो। चुनाव क्या हो? निष्पक्ष हो। क्या हो? तो चुनाव क्या हो? निष्पक्ष। क्या हो? चुनाव निष्पक्ष हो, यानी बिना कोई पक्ष के सहारा लिए निष्पक्ष हो। क्या हो? निष्पक्ष हो, ठीक है ना। और क्या हम लोकतंत्र को चुनौती से कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो और इसमें बोल सकते हैं क्या? इसमें बोल सकते हैं कि जनता राजनीतिक भागीदारी में अधिक से अधिक हिस्सा ले। यानी तुम अपना राजनीतिक भागीदारी में अधिक से अधिक हिस्सा लो। तुम वोट डालने जाओ, ठीक है, तुमको खड़ा होना, तुम भी खड़ा हो, यानी तुम राजनीतिक भागीदारी में क्या हो? हिस्सा लो। हिस्सा नहीं लेगा तो क्या हो? तो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुमको जो सुनना है चुनो, तुम नेता होता चुनना है चुनो, ठीक है ना। तुमको राजनीतिक भागीदारी में क्या लो? हिस्सा लो। क्या लो? नहीं तो गलत आदमी हमेशा चुनाव होते रहेगा ना, होते रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम हिस्सा नहीं लिया। तो जनता राजनीतिक भागीदारी में अधिक से अधिक हिस्सा ले। अधिक से अधिक हिस्सा ले। समझ तुम लोग आ गया? तो लोकतंत्र का चुनौती बोलेगा तो सब लिख देगा, लोकतंत्र का चैलेंज बोलेगा तो सब लिख देगा। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ हम तुम लोगों को टैक्स भी बता देते हैं। क्या बताते हैं? जैसे काला धन बताए थे ना, तो काला धन में बेरोजगारी तो सब तुम लिख लिया होगा। लिखा कि नहीं? रे नहीं लिखा है। चलो इस तो लिखा हुआ है, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो थोड़ा टैक्स देख ले। क्या देख ले कि काला धन क्यों काला धन कौन है? तो काला धन वो है जो जिस धन पर हम टैक्स नहीं दिए हो। क्या है काला धन? क्या है? जिस धन पर हम टैक्स नहीं दिए हो क्या है? काला धन है। क्या है? काला धन है, ठीक है ना। और जो हम गलत काम करके कमाए हैं, जैसे बताया तो तुमने घूसखोरी किया है, ठीक है ना, काला बाजारी किया है, तस्करी किया है, जुआ करके कमाया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब काला धन। क्या है? ड्रग्स बेच के कमाया है, ये सब क्या है? काला धन। क्या है? तो आप देखते टैक्स। क्या देखते हैं? तो जिस धन पर टैक्स नहीं दिया क्या है? काला धन है ना। या जो गलत काम करके कमाया काला धन है। तो टैक्स देख दो प्रकार का होता है। टैक्स कितना होता है ये भी देख लेते हैं। टैक्स कितना होता है? दो प्रकार का होता है। टैक्स कितना होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? डायरेक्ट
टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आ गया? इनडायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं? जैसे डायरेक्ट लोग क्वेश्चन पूछता है, जो टीम पता है ना, नहीं पूछ जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। अब बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे? तो डायरेक्ट टैक्स उसको बोलेंगे जब हम अपना टैक्स खुद जाके भरेंगे ना, जितना, अच्छा बता, जितना हम कमाए वो जाके हम खुद सरकार को दिए, सरकार को ऑफिसरवा जो बैठा है ना उसको जाके हम खुद दिए कि इतना टैक्स हुआ, इतना कमाए हम, आपका इतना टैक्स बन रहा है, ले लीजिए, तो होगा डायरेक्ट टैक्स। क्या होगा? और जब हम खुद जाके नहीं देंगे, ठीक है ना, हम कुछ के सामान खरीदे उस पर दे दिए टैक्स, तो हम देखो जैसे मान लो कोई भी सामान हम खरीदते हैं ना, तो सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या टैक्स बना हुआ है, टैक्स क्या है? बना हुआ, तो उस पर हम जाकर सरकार को देते हैं कि नहीं, दुकानदार बाग दे दिए हैं, तो सरकार पास अपना पहुँची है, नहीं पहुँची है, तो हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया? तो जो हम डायरेक्ट देंगे होगा डायरेक्ट टैक्स, और जो हम डायरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है ना, कोई सामान खरीदे उस पर दे दिए पैसा, तो हम डायरेक्ट नहीं दिए, सरकार को डायरेक्ट नहीं दिए, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या जाएगा? तो बता डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, जल्दी बता। तो जो तुम कमाएगा तो तुम तो भरेगा, तुम्हारा पड़ोसिया के, और तुम नहीं भरेगा, तो तुम कमाएगा तुम तो भरेगा टैक्स तुम। तो आयकर, आयकर मतलब कमाने वाला कर। तो आयकर क्या है? डायरेक्ट टैक्स। क्या है? तो पूछेगा आयकर क्या है, क्या बोल रहा है? उसी प्रकार तुम्हारे पास कितना धन है, कितना है, तो धन तुम्हारे पास रहेगा, भरेगा क्या? तुम्हारा दोस्तों भरेगा, तुम नहीं भरेगा, और तुम भरेगा तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। क्या है? तुम जो डायरेक्ट भरता हो, क्या डायरेक्ट टैक्स। क्या है? उसी प्रकार तुम्हारा संपत्ति कहीं से मिल गया, ठीक है ना, कोई मतलब संपत्ति तुमको मिल गया, नाना दादा मिल गया, संपत्ति मिल गया, तो उस पर टैक्स तुमको देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो कम रहेगा तो नहीं लेता है, बताया 5 लाख से ऊपर रहता है तब आय कर लेता है ना। तो उसके बाद संपत्ति तुमको मिल गया तो उस पर टैक्स कौन देगा? तू संपत्ति मिला तुमको, और भरेगा कौन को? दोस्तों को भरेगा, तुम ही नहीं भरेगा, तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। क्या है? उसी प्रकार जो है तुम्हारा उपहार कर। क्या है? उपहार तुमको मिला, टैक्स कौन भरेगा? जो तुमको उपहार दिया वो भरेगा। और उपहार तुमको गिफ्टवा मिला, तुमको गिफ्टवा मतलब समझना, शादी ब्याह में जो गिफ्ट मिलता है उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो बर्थडे मिलता है उसका गिफ्ट बात नहीं कर रहा है। कहीं मतलब उपहार तो समझ रहा है, कहीं तुमको लॉटरी लग गया, मान लो 1 करोड़ की लॉटरी लग गया, तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गया तो तुमको 1 करोड़ मिलेगा, तो उसका टैक्स बना लेगा, उसका 30% टैक्स ले लेगा। कौन लेगा? सरकार। 30 लाख से ले लेगा सरकार, कौन ले लेगा? 70 लाख तुमको मिलेगा, तो टैक्स तुमको मिला, थी उपहार तुमको मिला, तो टैक्स तुम ही देगा, और तुम डायरेक्ट देगा तो डायरेक्ट टैक्स। क्या हुआ? जैसे तुम KBC में गया 7 करोड़ जीत गया, 7 करोड़ जीत गया, तो उस पर टैक्स लेगा सरकार। क्या लेगा? जीता तुम, टैक्स किससे मांगेगा? अथी अमिताभ बच्चन कहते तुम टैक्स दो, और तुम इससे मांगेगा टैक्स। तो क्या उपहार कर। क्या है? समझ तुमको आ गया? इस सब मेरा क्या है? इस सब डायरेक्ट कर। क्या है? उसमें क्या है? निगम कर। निगम कर को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं? निगम कर को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। समझ तुमको आया? समझ तुमको आया रे? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बता निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर रहे थे? सब क्या है? प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसा तुम्हें समझ गया प्रत्यक्ष कर क्या है? क्योंकि हम डायरेक्ट इसको दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष कर कौन होगा? तो जहाँ हम डायरेक्ट नहीं रहते हैं, सबको सामान का उत्पाद हुआ, कोई सामान का क्या हुआ, तो उत्पाद क्या कंपनियाँ वाला, लेकिन वो बेच रहा है तो टैक्स हमको देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है। अरे हम सामान खरीद रहे हैं तो टैक्स हमको देना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को दे रहे हैं कि ना, जहाँ खरीदे वहाँ दे दिए, सरकार को डायरेक्ट नहीं दिए। तो ये हो गया उत्पाद कर। क्या हो गया? ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट रूप से सरकार पर पहुँचता है, हम डायरेक्ट सरकार को नहीं देते, नहीं देते हैं। उसमें कहा बिक्री कर, कोई सामान को बेचे हैं, कोई सामान को क्या किए हैं, तो सरकार को थोड़ा बेचे हैं, जनता को बेचे हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से पहुँचेगा, तो क्या हो? ये भी होगा क्या? अप्रत्यक्ष कर। क्या हुआ? उसमें कहा GST अभी लागू हुआ। क्या हुआ? GST डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा GST बारे में। GST फुल फॉर्म होता है गुड्स, G4 गुड्स मतलब वस्तु, ठीक है ना, वस्तु सेवा माल, ठीक है ना, तो गुड्स एंड सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस, ये क्या है? ये है मेरा क्या? तो ये अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। कौन टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ तो आ गया? ये क्या है मेरा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि गुड्स मतलब वस्तु, गुड्स मतलब आया मतलब सर्विस मतलब, यानी वस्तु और सेवा, वस्तु और, तो वस्तु क्या क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो खरीदते हैं तो क्या हम सरकार को टैक्स बजा देते हैं, जिससे खरीदा उसको दे दिए, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलता है ना। उसके बाद कोई सर्विस खरीदा, जियो का रिचार्ज करवाए थे, तो सरकार को हम दिए पैसा, क्या हम दिए थे, मान लो जियो करवाए तो मुकेश अंबानी दिए, अब मुकेश अंबानी भरेगा तो हम इनडायरेक्ट रूप से मेरा पैसा गया सरकार पास, तो भी क्या है? वो भी क्या है मेरा? तो भी क्या है मेरा? अप्रत्यक्ष कर। समझ तो आ गया? तो पूछेगा GST कौन करते? क्या बना? अप्रत्यक्ष। क्या बोलना है? इसी से निकलेगा वस्तु से, वस्तु कर। क्या बोलेगा? वस्तु कर। तो गुड्स क्या हुआ? वस्तु, गुड्स मतलब वस्तु, तो वस्तु कर अगर इससे निकाल के पूछेगा तो क्या बोलना है? तो ये क्या? अप्रत्यक्ष कर। क्या है? उसमें क्या पूछेगा? ऐसा मतलब सर्विस, मतलब सर्विस मतलब सेवा कर। क्या है? सेवा कर। ये दोनों निकाल के पूछेगा तब, तो ये दोनों क्या इसी से निकला, तब भी अप्रत्यक्ष कर। क्या होगा? आज ये दोनों मिला करके क्या कर दिया? ये दोनों मिला कर दिया GST। क्या कर दिया? समझ तुम लोग आया? समय आया तुम लोग करे? उसको क्या बोलेगा? मनोरंजन कर। क्या बोलेगा? आप बता, कहीं पर तुम लोग मनोरंजन तो समझ रहा है? हाँ, मनोरंजन तो सिनेमा में गया, तुम लोग सिनेमा में देखने गया, तो वहाँ पर टिकट खरीदता है ना, टिकट खरीदता तो पैसा क्या सरकार को देता है? तुम ना, उस सिनेमा लग दिए हैं तो मनोरंजन हो गया। क्या हो गया? लेकिन वो धीरे पैसा क्या होगा? सरकार के पास पहुँचेगा, तो इनडायरेक्ट रूप से पहुँचा, इसलिए क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया? तो टैक्स तुम समझ गया? टैक्स में कोई दिक्कत? डायरेक्ट टैक्स,
जो हम डायरेक्ट भरते हैं सरकार को, हम जो डायरेक्ट भरते हैं उसको हो गया डायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो सरकार को हम नहीं भरते हैं, कोई माध्यम से होकर पहुँचता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। समझ तो लोग आ गया टैक्स हुआ, समझ तो लोग आया। तो चैप्टर हो गया खत्म। क्या हुआ? खत्म, ठीक है। जल्दी तुम लोग छाप, जल्दी क्या कर, तुम लोग छापा। तुम लोग अभी तो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, कहीं देखता है बंदर। सब्सक्राइब भी, लाइक भी करो, बगल अगल में जितना भी 9, 10, 11 उसको बताए चैनल के बारे में, सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है। चलो।